Dear students, first of all, very much good morning to all of you. जैसा कि आप सबको पता है, +2 बिजनेस स्टडी अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस हमने यूनिट नंबर 4 प्लानिंग का शुरू किया हुआ है। और पिछली दो वीडियो में ऑडियो वीडियो नंबर 5 और ऑडियो वीडियो नंबर 6 में मैंने आपसे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ प्लान में कि दो तरह के प्लान होते हैं, एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान और एक होते हैं सिंगल यूज प्लान। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि स्टैंडिंग प्लान 6 टाइप्स के होते हैं। 1 इज़ ऑब्जेक्टिव, 2nd इज स्ट्रेटजीज, 3rd इज पॉलिसी, 4th इज प्रोसीजर, 5th इज मेथड एंड 6th इज रूल। और सिंगल यूज प्लान जो थे वो दो तरह के होते हैं, 1 इज बजट एंड 2nd इज प्रोग्राम। विद दिस लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान में डिफरेंस भी आपको करवा दिया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में। सिर्फ मैंने आपको बताया था कि स्टैंडिंग प्लान 6 तरह के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, और सिंगल यूज प्लान 2 टाइप्स के होते हैं। तो आज ये ऑडियो वीडियो नंबर 7 बन रही है, इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग प्लान के 6 की 6 टाइप्स, 6 की 6 टाइप्स, और इसके बाद एक ऑडियो वीडियो एक और बनाएंगे जिसमें हम आपसे सिंगल यूज प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ स्टैंडिंग प्लान्स। मैं एक बार ब्रीफ में आपको क्लियर कर देता हूँ। स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो एक बार बनाए जाते हैं और लंबे टाइम तक उनको इस्तेमाल किया जाता है, और जो बार बार यूज़ किए जाते हैं कंपनी के अंदर, उनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम स्टैंडिंग प्लान्स बताते हैं, उनको हम स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स नियर बाय 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। लेट अस स्टार्ट नाउ। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज अ स्पेशल टारगेट टू बी अचीव्ड। मैं रिपीट करता हूँ। ऑब्जेक्टिव इज अ स्पेशल टारगेट टू बी अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्कूल टू इम्पार्ट एजुकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स टू 100 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ ईयर। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव को हम थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। मीन टू से ऑब्जेक्टिव्स वो एंड पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव वो चीज़ है जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसकी अटेनमेंट के लिए हम अपनी कंपनी की सभी तरह की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी का टारगेट है कि हमें इस साल अपनी सेल 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेल हमें अपनी इस साल करनी है। हो सकता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो कि हमें हर साल अपनी कंपनी के अंदर 100 नए एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है। हो सकता है कंपनी का टारगेट हो कि हमें जो अपनी क्वालिटी, जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो और अच्छी इंप्रूव करनी है, एक पर्टिकुलर लेवल तक लेके जानी है, और उसमें जो डिफेक्ट्स का परसेंटेज है वो लेस देन 1% आ जाए। मीन टू से कि ऑब्जेक्टिव बड़े क्रिस्टली क्लियर होते हैं और एक ऐसी एंड पॉइंट है जहाँ पर हम कंपनी पहुंचना चाहती है, और अपनी कंपनी की सभी एक्टिविटीज़ वो उसी डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, उसी डायरेक्शन के अंदर चलाती है, ताकि कंपनी उन एंड पॉइंट्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स भी होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव कैसे होनी चाहिए, अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। अनएम्बिग्यूअस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव कहीं पर भी संदेहजनक ना हो, मतलब कि क्रिस्टली क्लियर हो कि हमें क्या प्राप्त करना है, किस काम के लिए हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट दूसरी इसमें फीचर होती है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी लिंक्ड विद द आउटकम्स एंड नॉट विद द एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, अपने आउटकम से लिंक होनी चाहिए, हमें उसके लिए एक्टिविटीज़ से लिंक नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं जैसे ऑब्जेक्टिव को मापा जा सके। मैं आपको इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। मान लो कंपनी कहती है कि हमें इस साल सेल बढ़ानी है। मान लो किसी कंपनी की सेल है 100 करोड़ रुपए की, और वो कंपनी टारगेट ऑब्जेक्टिव रखती है कि हमारी सेल इस साल बढ़ जानी चाहिए। अब सेल बढ़ जानी चाहिए, 100 करोड़ से बढ़कर 101 करोड़ होगी तो भी सेल बढ़ गई, बट यहाँ पे क्या क्रिस्टली क्लियर नहीं कि कितनी बढ़नी चाहिए। और अगर कंपनी यहीं पर ये ऑब्जेक्टिव रखती है कि हमारी सेल इस साल 150 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टारगेट क्रिस्टली क्लियर हो गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक साल के एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी सेल 150 करोड़ के टारगेट से अचीव होनी चाहिए। इससे ऊपर का टारगेट हमारा है, और 150 करोड़ की सेल को हमने क्रॉस करना है। टाइम लिमिट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होना चाहिए, टाइम लिमिट भी क्लियर होनी चाहिए, कितने टाइम के अंदर वो ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव करना है। वो 1 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकते हैं, 6 मंथ भी हो सकते हैं, और 1 ईयर भी होना चाहिए, 1 ईयर भी हो सकता है। एंड द लास्ट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज
द ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको अचीव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा रखा गया कि जिसको अचीव ही नहीं किया जा सकता है तो डेफिनेटली जो लोग उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली डीमोरलाइज हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव अनअटेन्ड रह जाएगा। होपफुली द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। सेकेंड जो स्टैंडिंग प्लान हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी रेफर्स टू ए प्लान which takes into account the environmental opportunity and threat and the organizational strength and weakness and provides an optimal match between the organization and the environment। मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने से पहले आपको छोटा सा एक पॉइंट एक टर्म क्लियर करता हूँ, दैट इज SWOT, SWOT। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से जरा सुनना स्टूडेंट्स, SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स। देखिए एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होती है। अपॉर्चुनिटी मतलब जिस अपॉर्चुनिटी को, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब एनवायरनमेंट में एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम यूज़ करेंगे, जिसको हम ग्रैब कर ले तो हमारी कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। थ्रेट मतलब क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमें कितनी प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। विद दिस S&W, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये कंपनी के अंदर होती हैं कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ पर कंपनी बहुत मजबूत है, एंड W मतलब वीकनेस कि कंपनी के पॉइंट्स कौन कौन सी वीक है जिनको कंपनी अभी तक इंप्रूव नहीं कर पाई है और जहाँ पर कंपनी वीक है। तो कंपनी स्ट्रेटजी के अंदर क्या करेगी, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मार्केट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाएगी जिससे कि कंपनी मार्केट के अंदर सर्वाइव भी कर सके, प्रॉफिट भी कमा सके और अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी कर सके। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली 3 डायमेंशनल होती है। दैट इज स्ट्रेटजी के अंदर हम सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी डिटरमाइन करते हैं। स्ट्रेटजी के अंदर हम एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को भी डिसाइड करते हैं। स्ट्रेटजी के अंदर हम अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनको एलोकेट करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या है? It refers to those general statements which are decided for the guidance of the employee while taking decisions। मैं रिपीट करता हूँ, It refers to those general statements which are decided for the guidance of the employee while taking decisions। मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करता हूँ कि पॉलिसी क्या है। पॉलिसी नॉर्मली एक जनरल गाइडलाइंस है, जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ताकि एक स्टेटमेंट जो है हाई लेवल की मैनेजमेंट, टॉप लेवल की मैनेजमेंट इशू कर देती है कि हमें एक कि हमें उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को काम कैसे करना है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि कंपनी क्या कर रही है, एक बाउंड्री क्लियर कर रही है, कि बाउंड्री क्रिएट कर रही है कि हमें इस बाउंड्री के अंदर अपना काम करना है। वो बाउंड्री क्लियर कर दी तो एम्प्लॉय उस बाउंड्री के अंदर अपना काम करते रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज़ बोलते हैं। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल के थ्रू बोलता हूँ, मान लो कंपनी ने एक सेल पॉलिसी बना दी कि हम अपना सामान केवल कैश में ही सेल करेंगे, हम क्रेडिट में सेल नहीं करेंगे, उधार में सेल नहीं करेंगे। अब सभी एम्प्लॉयज़ को क्लियर है, जो सेल टीम है उनको क्लियर है कि हमने अपना सामान सेल कैश पे ही करना है, उधार पे नहीं करना। दैट इज़ क्लियर, दिस इज सेल्स पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अब वो सामान क्या करेंगे, सेल कैश में करेंगे। अब इस बात को पूछने के लिए कंपनी के एम्प्लॉय को अपनी टॉप मैनेजमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सामान कैसे सेल करना है। पॉलिसी बना दी कि सामान सिर्फ कैश में ही सेल करना है, उधार पे सेल नहीं करना है। एक दूसरी कंपनी है, वो क्या पॉलिसी बनाती है कि हमें जो अपनी टोटल सेल का 50% उधार पे सेल करना है और 50% हमें कैश में सेल करना है। अब एक एम्प्लॉय के पास पावर आ गई कि वो अपने सामान को 50% जितना जो सेल उसने करनी है, अपने सामान की सेल करनी है, उसका 50% वो उधार में सेल कर सकता है और 50% वो कैश में सेल कर सकता है। अब उसको इस बारे में कि सामान कैश में सेल करना है या उधार में सेल करना है, इस बारे में बार बार अपनी मैनेजमेंट को पूछने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज कॉल्ड सेल पॉलिसी। इसी तरह कोई कंपनी क्या कर सकती है, प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी बना देती है। प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी से मतलब क्या है कि कंपनी जब भी अपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करेगी तो उसकी कॉस्ट में कितना प्रॉफिट ऐड किया जाएगा। मान लीजिए कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपनी जो भी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसके ऊपर हम 20% प्रॉफिट ऐड करके हम उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करेंगे। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है 100 रुपीज़, तो 20% प्रॉफिट, तो ऑटोमेटिक बात है कि उस प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस रखी जाएगी वो 120 रुपीज़ रखी जाएगी। अब यहाँ पे
एम्प्लॉई को बार बार अपनी कंपनी के ओनर से कंपनी के ओनर को, मैनेजमेंट को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि वो सेल प्राइस क्या रखें प्रोडक्ट की। नेचुरल बात है, कॉस्ट पे 20% ऐड करना है और उस प्रोडक्ट को सेल कर देना है। सो होपफुली माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको स्ट्रैटेजी और पॉलिसी यहाँ पर क्रिस्टली क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स विच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस, कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। ये स्टेप्स के बारे में कौन बता रहा है? प्रोसीजर बता रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास डेटर हैं और हमने डेटर से पैसे कलेक्ट करने हैं और कोई डेटर हमें पैसे नहीं दे रहा है, तो हम क्या क्या प्रोसीजर अडोप्ट करेंगे। मान लीजिए कंपनी ने एक स्टेप्स बता दी कि सबसे पहले उसको एक लेटर लिखा जाएगा। लेटर लिखने के बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता हमारे डेटर से, तो फिर हम उसको टेलीफोनिकली कंटेक्ट करेंगे। टेलीफोनिकली कंटेक्ट करेंगे, मैसेज देंगे कि आपने हमारे पेमेंट अभी तक नहीं दी है, पेमेंट लेट हो गई तो आप हमें पेमेंट दे दीजिए। उसके बाद भी अगर कोई कस्टमर हमारा जो डेटर हमें रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो फिर हम उसके पास अपने हाथ से अपने किसी व्यक्ति को भेजेंगे, अपने स्टाफ को भेजेंगे, ताकि वो पर्सनली उससे मिल के आए। अगर उसके बाद भी हमारा डेटर में पैसे नहीं देता, देन एट द फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे? लीगल एक्शन लेंगे। मीन टू से, देखो डेटर से पैसे रिकवर कराने के लिए अब इस कंपनी ने क्या किया, 4 स्टेप दे दिए। पहला राइटिंग लेटर, दूसरा कॉन्टैक्टिंग बाय टेलीफोन, तीसरा मीटिंग पर्सनली, फोर्थ टेकिंग लीगल एक्शन। अब जब भी कोई डेटर हमारे पैसे लेट कर रहा है या पैसे नहीं दे रहा है, तो कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं वो ये 4 स्टेप्स रेगुलरली, ये 4 स्टेप्स एक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। तो इन सभी स्टेप्स को एक सीक्वेंस देने को हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर बोल रहे हैं। कि प्रोसीजर बता दिया गया कि हमने किस तरह से कोई पर्टिकुलर काम को करना है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेथड। मेथड, आप सभी को पता है कि मेथड क्या होता है। इट रेफर्स टू दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। मेथड इज दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर्स आर कंप्लीटेड। ए मेथड इज नॉट रिलेटेड टू ऑल स्टेप्स बट ओनली टू वन स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर। वन थिंग शुड बी क्लियर कि मेथड जो होता है, हर एक्टिविटी का एक मेथड होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि प्रोसीजर के अंदर 4 एक्टिविटी हैं: राइटिंग लेटर्स, कॉन्टैक्टिंग ऑन टेलीफोन, मीटिंग पर्सनली, टेकिंग लीगल एक्शन। अब मान लो मैं कहूँ टेकिंग लीगल एक्शन, लीगल एक्शन लेने का क्या मेथड है? वो लीगल एक्शन लेने के लिए क्या मेथड अडॉप्ट किया जाएगा? हम किसी परमानेंट वकील को अपने पास अपॉइंट करेंगे, किसी वकील की सर्विसेज लेंगे, या वट एवर द मेथड्स, वट एवर द वे विल बी यूज। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, ये हमें कौन बताएगा? मेथड बताएगा। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के भी 10 तरीके हो सकते हैं, हम उनमें से किसी एक बेस्ट वन को सेलेक्ट करेंगे, एंड दैट वे ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड मेथड। नाउ लास्ट स्टैंडिंग प्लान इज दैट इज रूल्स। एवरीबडी नो अबाउट द रूल्स। It refers to that plan that tell us what is to be done and what is not to be done in a particular situation। कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, ये हमें कौन बताता है? रूल बताता है। देखो रूल के अंदर एक सबसे बड़ी बात है, रूल के अंदर सीधा सीधा है कि जो रूल ने कहा वो करना है। दैट इज देर इज़ नो नीड ऑफ थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। हमें कुछ फालतू सोचने की जरूरत नहीं है, कोई अलग डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। रूल बना दिया, उसी को फॉलो करना है। जैसे कि नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस, कि फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, तो डेफिनेटली ये रूल बन गया। किसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा, कोई सोचा नहीं जाएगा, सिंपली हर एक व्यक्ति को रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यही रूल होता है। और यहाँ पे खास बात ये होती है कि जो व्यक्ति रूल को फॉलो नहीं करते उनको पनिशमेंट का प्रोविज़न भी रखा जाता है कि रूल्स को ना फॉलो करने वाले के लिए पनिशमेंट भी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज की जो वीडियो थी, दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैंडिंग प्लान्स। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नियर बाय 6 टाइप्स के स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं और वो सभी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए। हमने बेसिकली जो डिस्कस करे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, देन प्रोसीजर, देन मेथड्स एंड एट लास्ट रूल। होपफुली आपको ये सब समझ में आए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सिंगल यूज़ प्लान, जो कि 2 टाइप के होते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए यहीं तक। At last, I thanks to all of you.